नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आज भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और यह मेरा भूगोल विषय का पहला लेक्चर है, जिसमें भारत एक परिचय के रूप में हम देखेंगे। भारत के परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम देखेंगे कि भारत का भी भौगोलिक विस्तार देखेंगे, भारत के तटवर्ती सीमाओं को समझेंगे, इसके जो प्रमुख आयाम होंगे उन आयामों के माध्यम से भारत एक परिचय चैप्टर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट न करते हुए हम लोग इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जाने से पहले आप देख लें, ये आउटलाइन मैप है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले भूगोल के कुछ अध्ययन करने से पहले कुछ उसकी नीड्स होती है, कुछ उसकी ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों के माध्यम से ही हम भूगोल को समझ सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी नीड्स को पूरा करती है आपके ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ठीक है, उस एटलस के माध्यम से हम ये सारे जो चीज़ें होते हैं उसमें भौगोलिक और राजनीतिक मैप होता है। उन भौगोलिक और राजनीतिक मैपों के माध्यम से हम हर देश की सीमाएं, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जो उनके जो आयाम हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जो उनके राजनीतिक या उनके जो शहर हैं, उनके जो औद्योगिक शहर हैं, उनके बारे में हम, उनकी राजधानियाँ जो हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब भूगोल विषय का अध्ययन करें तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अपने साथ रखेंगे। जो जो चीज़ों को हम बताएंगे उस चीज़ों को आप पेन डाउन करेंगे, लिखेंगे और उसी जो आपकी मैप की जो बुक होगी उसी बुक पर क्या करेंगे, उसको इंडिकेट भी करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप चीज़ों को लंबे समय तक उससे याद किए रहें। ठीक है, होता क्या है कि जब हम ये काम नहीं करते हैं तो भूगोल के जो आयाम वाले जो चैप्टर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, भूलते रहते हैं और चीज़ें रट्टा मारने से नहीं बल्कि समझने से लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हम चलते हैं भारत एक परिचय में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अपने भारत को ही देखते हैं और भारत को किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत को हम एक तो भारत के नाम जानते हैं। ठीक है, भारत के नाम जानते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आर्यावर्त के भी नाम से जानते हैं, आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। तीसरा भारतवर्ष के नाम जानते हैं। ठीक है, चौथा हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। भारत, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंग्लिश में से हम लोग इंडिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे किस नाम जानते हैं, इंडिया के नाम जानते हैं। तो हमारा जो प्यारा भारत है इसको हम अपने 5 नामों से पुकारते हैं। इसमें इंडिया, भारत, आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, ये सब जो नामें हैं इन नामों की से हम अपने भारत को जानते हैं और समझते हैं। जब इसमें हम और आगे चलते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि भारत जो है, हमारा ग्लोब जो है, ग्लोब पर वह कहाँ लोकेटेड है। तो मैं सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, अक्षांश देशांतर को तो मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ छोटा सा परिचय बता दूँ इस पठन पाठन के कार्य में कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध का देश है। कहाँ का है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। यह उत्तरी गोलार्ध का देश है क्योंकि जो भारत जो ग्लोब होता है, ग्लोब जो होता है जो ग्लोब होता है यह 2 भागों में विभक्त होता है। ग्लोब को 2 भागों में विभक्त करने वाली रेखा का नाम है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के विषुवत रेखा का जो दक्षिण में जो भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और उत्तर में जो देश होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत जो है आपका यहीं पर लोकेट है। ठीक है, मैं जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको जो पढ़ाऊँगा इसमें तो आपको बताऊंगा कि भारत कैसे उत्तरी गोलार्ध का देश है। ये सारी चीज़ों को मैं बताने प्रयास करूंगा। कैसे उत्तर पूर्व गोलार्ध का देश है इसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी इतना ही आप जानिए कि जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध का देश है। इस चीज़ को अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद भारत का जो विस्तार देखते हैं कि भारत का कितना विस्तार है, उस विस्तार को भी समझते हैं। क्षेत्रफल में भारत का कितना विस्तार है, तो भारत का जो विस्तार है 32 लाख, कितना है 32,87,263, ठीक है, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो पूरे विश्व के क्या कर रहा है, जो पूरे विश्व में जितने कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उन कॉन्टिनेंट जितने हैं, उस कॉन्टिनेंट के पूरे विश्व में का जो प्रतिशत है इसका भूभाग का, वो 2.47% है। कितना है, जो 2.47% है, सॉरी 2.47% नहीं बल्कि 2.42% है, ठीक है, 2.42% है। इस चीज़ों को लिखेंगे, मैं जो बताया हूँ चीज़ों को अपने माध्यम से इस चीज़ों को लिखेंगे कि भारत का जो विस्तार है वो 32 लाख, लिखा हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है, ठीक है। हम आगे जब चलते हैं इसी में तो उसको और चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है पूरा, ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो छह देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिखिए यहीं पर, रूस है, कौन सा है, रूस है, दूसरा पे कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद चीन है, ठीक है, चीन के बाद 5वां जो आपका ब्राजील है, 6ठा जो आपका है ब्राजील के बाद आते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद जो है 7वां जो है आपका भारत है। देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, लेकिन सबसे जनसंख्या आप देखेंगे तो भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी देखेंगे कि सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है रूस है, उसके बाद दूसरा कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, ठीक है। तो इस चीज़ों को नोट कर लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां है, और 7वां हायरार्की में जब आप लिख लेंगे तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत को देखेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ों को आप देखते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं तो और आगे जब हम चलते हैं तो चीज़ों को और देखने का प्रयास करते हैं भारत के बारे में। ये भारत का एक परिचय के बारे में है, ठीक है, परिचय के बारे में भारत को पढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ों को इसमें धीरे धीरे बताया जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं, ठीक है, भारत किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चीज़ों को समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। तो एक पाकिस्तान के साथ, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ये करता है अफगानिस्तान के साथ, पीओके वाले साइड में अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पे चीन के साथ, यहाँ पे नेपाल के साथ, यहाँ पे भूटान के साथ, भूटान हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया, म्यांमार के साथ बांग्लादेश के साथ। तो ये भारत की सीमा होगी, ठीक है। तो भारत किसी के साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो आप देखेंगे इन सारे देशों के साथ भारत क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। इस चीज़ों को फिर देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के दोनों ओर देखते हैं खाड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं। इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। तो ये सब चीज़ों को हम समझते हैं, जो मोटा जो परिचय है, इस परिचय को चलते हुए धीरे धीरे छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी, जो परीक्षा उपयोगी होगी, वो सारी चीज़ों को बताया जाएगा। इस चीज़ों को मिटा देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, जिसके साथ साझा करता है इसको समझते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका जैसा देश है एक, यहाँ पर मिट जाएगा तो कोई दिक्कत, समझ लीजिएगा, ठीक है।
श्रीलंका एक देश है, उसमें देखते हैं, हम देखते हैं मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम आगे और चलते हैं तो और हम जब चीज़ों को इसमें देखते हैं तो हम पाते हैं कि और चीज़ों को पाते हैं, तो जो भारत के 17 ऐसे देश हैं, जो भारत के ऐसे 17 राज्य हैं जो क्या करते हैं, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ क्या हुआ है, लगे हुए हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो क्या के अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को बनाते हैं, तो 17 राज्य हैं। कितने हैं? 17 राज्य हैं। फिर आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप चीज़ों को अपने भाषा में, मैंने बता रहा हूँ कि अपने भाषा में चीज़ों को लिखेंगे। मैं धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा भी रहा हूँ और एक एक लाइन के वो फैक्ट हैं, उस फैक्ट को अपने नोट्स में चीज़ों को लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इसको भी जब देखते हैं हम, तो देखते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है। तो भारत की जो पूरी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कितने है? 15,200 क्या है? 15,200 क्या है? वर्ग किलोमीटर है। इसकी क्या है? ये कौन सी सीमा है? यह स्थलीय सीमा है, ठीक है। स्थलीय सीमा है भारत की। जो स्थलीय सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखने को मिलती है स्थलीय सीमा, ये जो पूरी स्थलीय सीमा है, इसकी जो पूरी अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो कितनी है? तो 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जब इसकी हम समुद्री सीमा को देखने का प्रयास करते हैं, समुद्री सीमा, तो इसकी समुद्री जो सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो 7,516.6 वर्ग किलोमीटर मैं लिखा हूँ, इसमें जो है वह, इसमें जो सीमा है वह इसमें मुख्य तट की भी सीमा है, और जो द्वीपीय जो देश हैं, जो द्वीपीय हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों की भी सीमा को इसमें क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो हमारे मुख्य भूमि तट की रेखा की जो लंबाई है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारे पूरे जो तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो मैं बताऊँ 7,516.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है, समझ लेंगे, ठीक है। इसमें दो चीज़ समाहित है, चीज़ों को समझेंगे बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही घुमा देता है और घुमा देता है घुमा देता है, जिसमें अगर मुख्य भूमि तट रेखा पूछे, मुख्य भूमि तट रेखा पूछे, तो उसकी अगर लंबाई हम देखेंगे तो 61 वर्ग किलोमीटर। तो हम यही बता रहे थे आपसे कि जो मुख्य भूमि तट रेखा वाला है उसकी जो लंबाई है 61 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें जो हम देखेंगे जो द्वीपीय तट रेखा की है उसकी जो लंबाई हम देखने का 1416.6 वर्ग किलोमीटर है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो अगर पूछ देगा कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। अगर यह न पूछे, अगर ये पूछ दे कि जो भारत की मुख्य तट रेखा जो है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत वाला इलाका दिखाई दे रहा है, तो इसकी अगर लंबाई पूछ दे तो बोलेंगे 6100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछ दे जो भारत के जो द्वीपीय देश हैं, लक्षद्वीप जो यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की खाड़ी में आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे होंगे, वह दिखाई दे रहा है। अगर इन टोटल की लंबाई अगर हम देखेंगे दोनों का मिश्रित रूप से, तो हमारी जो पूरी लंबाई देखने को मिलेगी 1416.6 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। और आगे चलते हैं हम। यह भारत एक परिचय में आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ें इससे इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भारत जो है आपका स्थल तक ही फैला नहीं है, भारत का कुछ वर्चस्व जो है आपको समुद्र में भी देखने को मिलता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को पहले मिटा लेते हैं। समुद्र में भी भारत का वर्चस्व है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको एक बात बताते हैं कि पहले क्या होता था। 1982 के पहले भारत जब ट्रीटी नहीं बनी थी, अनक्लोज का गठन नहीं हुआ था, अनक्लोज का, ठीक है।
क्या नाम है, अनक्लोज। जब अनक्लोज का गठन नहीं हुआ था 1982 के पहले, ठीक है, ये एक ट्रीटी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। तो जब अनक्लोज का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले जो सीमा थी भारत की चारों ओर, जो सीमा थी, उस पर क्या होता था कि देशों का विवाद हो जाता था, ठीक है, विवाद होता था। तो उन विवादों को हल करने के लिए एक अनक्लोज ट्रीटी बनाई गई, संधि बनाई गई, उन अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके माध्यम से क्या किया गया, 3 सीमाओं का गठन किया गया। कितने सीमाओं का, तो हमारे समुद्र में 3 सीमाओं का गठन किया गया। वो जो 3 सीमाएं हैं उनके माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनका क्या उपयोगिता है, कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो मैं वही बताना का प्रयास कर रहा हूं कि भारत का जो जब ये स्थल जो खंड देख रहे हैं, भारत का विस्तार स्थल खंडों तक ही नहीं है, स्थल खंडों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, इसका कुछ विस्तार जो है समुद्र में भी देखने को मिलता है। और 1982 से पहले यह विस्तार समुद्र में था, लेकिन दोनों देशों के द्वारा क्या चला रहा था, विवाद चला था। इस विवाद को खत्म करने के लिए 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि किया, ठीक है। उस संधि को अनक्लोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अनक्लोज का क्या फुल फॉर्म होता है, आप इसको लिखेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। उसके बाद चीज़ों को जब हम आगे चलते हैं तो हमने जो बताया है कि जो 3 संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 3 हमको 3 रेखा बताई, उन रेखाओं के माध्यम से क्या करते हैं हम, किसी देश की सीमाओं को, समुद्री सीमाओं को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जिसमें पहली सीमा जो है प्रादेशिक सीमा है, प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। दूसरा जो बताया प्रादेशिक सीमा के बाद क्या बताया, संलग्न सीमा, क्या बताया, संलग्न सीमा। और दूसरा बताया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 सीमाओं के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने समुद्र में विस्तार को क्या करते हैं, आंकते हैं, आंकने का काम करते हैं। इसमें पहली जो सीमा है उसको मैं बताया प्रादेशिक सीमा, दूसरा संलग्न सीमा, और तीसरा जो बताया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत की प्रादेशिक सीमा के लिखेंगे, भारत की प्रादेशिक सीमा, भारत की संलग्न सीमा, भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैप में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो भारत का जो हमारा जो पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है, पश्चिमी घाट वाला, उससे 12 नॉटिकल मील दूर तक, कितने, 12 नॉटिकल मील दूर तक जो है, क्योंकि जो जहाज़ों की जो रफ्तार, क्या नाम है, कि जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। जैसे एक नॉटिकल मील बराबर होती है 1.8 क्या होती है, किलोमीटर होती है, किलोमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भारत का जो प्रादेशिक सीमा का विस्तार है वो क्या है, 12 नॉटिकल मील दूर तक देखने को मिलती है। और इसमें लिखेंगे जो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, यह इसकी क्या होती है, यह इसकी संप्रभु सीमा होती है। यहाँ तक भारत का विस्तार जो होता है वर्चस्व की तरह कायम रहता है। और यहाँ से लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से जो लोग मछलियों, क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसकी तली होती है, तली से जो कीमती वस्तुओं पाए जाते हैं, जो कीमती संसाधन पाए जाते हैं, क्या होता है, कीमती संसाधन इसके तल से जो पाए जाते हैं, कीमती संसाधन, कीमती जो संसाधन होते हैं उसका भारत क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो क्या इसमें प्रादेशिक सीमा में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रादेशिक सीमा की जो लंबाई है 12 नॉटिकल मील तक देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मछली का मछुआरे जो होते हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर जो जिसके तली पर जो कीमती जो मोतियों या जो भी चीज़ पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, कीमती जो संसाधन होते हैं उनका वो क्या करते हैं, भारत अपना उपयोग कर सकता है। उसके बाद चीज़ों समझते हैं। इसी में तीसरा में ये जो सीमा होती है कि अगर इसके ऊपर हवाई जहाज चल रहा है या उड़ रहा है, तो अगर इसके ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है तो यह उसकी क्या होती है, संप्रभु सीमा होती है। यहाँ तक उसका विस्तार देखने को मिलता है कि जहाँ तक 12 नॉटिकल मील अगर समुद्र पर अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो वहाँ तक इसका क्या है, हमको देखने को मिलता है। तो बोलेंगे इसकी हवाई जहाजी सीमा भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। प्रादेशिक सीमा को हवाई जहाजी सीमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी उस देश के संबंधित जो जहाज होते हैं इस सीमा का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं संलग्न सीमा के बारे में देखते हैं। दूसरा
ठीक है। चीज़ों को आप समझ लिए होंगे, जो मैं 3 चीज़ बताया हूँ, उस तीनों चीज़ों को अपने माध्यम से आप अपने भाषा में लिख लिए होंगे अपने नोट्स में। उसके बाद संलग्न सीमा देखते हैं, ठीक है। जो संलग्न सीमा होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो संलग्न सीमा का जो क्षेत्र होता है इसी यहीं से 24 नाटिकल, कितना होता है 24। संलग्न सीमा में जो अधिकार भारत को दिए गए हैं या किसी को दिए गए हैं वह सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। क्या है? पहला, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। और दूसरा जो है समुद्रों के साफ सफाई का अधिकार। ठीक है, क्या है? समुद्र की साफ सफाई का अधिकार होता है। तो चीज़ों को समझ गए कि मैं बताया हूँ संलग्न सीमा की जो लंबाई और 24 नाटिकल मीटर दूर तक होती है। और इसमें जो होता है 2 काम इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। सीमा शुल्क उन्हीं से, जहाज़ों से, जो आज के बेड़ा होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनसे क्या करते हैं, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार भारत का होता है। और समुद्र की जो साफ सफाई होती है, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उनसे जो साफ सफाई की योजनाएं होती हैं, ये इसी में लागू की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। आप चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो हमको कार्य करने की छूट दी जाती है और वैज्ञानिक अनुसंधान और मिसाइलों के प्रशिक्षण की अनुमति होती है। क्या है? लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता तो इसलिए आपको बोल रहे हैं उस चीज़ों को लिखेंगे। क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य यहाँ पे संपादित किया जाता है। और जो मिसाइल होते हैं उनका क्या कहते हैं, प्रक्षेपण किया जाता है। क्योंकि जो घनी आबादी होती है, अगर उसमें मिसाइलें गिर जाती हैं तो जन जान की हानि होती है। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिसाइलों का प्रक्षेपण भी करते हैं। उसके बाद जो है समुद्री संसाधनों का दोहन किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि समुद्री संसाधनों का दोहन कहाँ पे किया जाता है, तो आप बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। मैं प्रादेशिक सीमा में भी आपको बताया हूँ कि जो प्रादेशिक सीमा जो 12 नाटिकल मीटर दूर तक होती है, ठीक है, 12 नाटिकल मीटर दूर तक जो होती है, वहाँ पे आप समुद्र के तल पे जो संसाधन पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र के तल पर जो संसाधन पाए जाते हैं वहाँ पे दोहन नहीं होगा। समुद्र के तल पर जो संसाधन पाए जाते हैं उसका भारत उपयोग करता है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो लंबाई होती है किलोमीटर में, वो 200 नॉटिकल मीटर तक होती है। ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ लिया। मैं इसमें बताया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बताया हूँ कि यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान और जो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है या उसका प्रशिक्षण किया जाता है, वो यहीं पर किया जाता है। कहाँ पे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर। और जो हमारे जो कच्चे तेल होते हैं उनका जो दोहन किया जाता है, समुद्री संसाधनों का दोहन किया जाता है, वो यहीं पे किया जाता है। कहाँ पे? 200 नाटिकल मीटर अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाले इलाके में। ठीक है, समझिए आप बात को। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसको आप समझ लिए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो 17 राज्य बोले हैं कि 17 राज्य जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 17 राज्य भारत के, उन 17 राज्यों को आप लिख लेंगे। ठीक है, गूगल सर्च करके या उसको जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के माध्यम से, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पे आपका क्या जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर उसके बाद यूपी है, बिहार है, उसके बाद यहाँ पे बंगाल है। मैं बोल रहा हूँ, लिखते रहिए। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं। 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है लद्दाख रहता है, लद्दाख। ठीक है। तो आप ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर है और ये वाला हिस्सा जो लद्दाख हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ों को लिख लेंगे। मैं आपको बोल दिया हूँ 17 ऐसे राज्य हैं जो यूपी से, जो क्या नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। उसमें 2 ऐसे हैं जो यूटी हैं आपके। ठीक है।
फिर चलते हैं चीज़ों को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं, कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत के साथ लगी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा हेडिंग डालेंगे, उसमें पहला लिखेंगे रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन लिखेंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्वेश्चन पूछता है रेड क्लिफ लाइन किनके किनके बीच में है, तो बोलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो किसके बीच में है? पाकिस्तान लिखिए आप, और भारत के बीच में है। और इस रेखा को जब खींचा गया था तो वह 1947 में खींचा गया था, जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय इस रेखा को खींचा गया था। ठीक है, दूसरी जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो मैकमोहन रेखा है वो चीन, मतलब चीन और भारत के बीच में है। और इस रेखा की जब जो मैकमोहन रेखा को जब खींचा गया भारत और क्या नाम है कि भारत और चीन के बीच में, तो इसको खींचा गया 1914 में। कब खींचा गया? तो इसको खींचा गया 1914 में। एक और रेखा है जिसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान वह पाकिस्तान के बीच में है। तो आप कहेंगे कि यह भारत का परिचय दे रहे हैं, तो यहाँ भारत तो है ही नहीं, इसका क्यों परिचय दे रहे हैं? तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यह जो रेखा है 1893 की है, अर्थात जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, अर्थात ब्रिटिश भारत जब हुआ करता था, तो उस समय जो रेखा थी खींची गई थी इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो रेखा जो खींच गई थी उसमें यह वाला पोर्शन जो था, जो पाकिस्तान आज आपको देखने को इधर मिलेगा, वो पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इसलिए रेखा जो थी डुरंड रेखा भारत में थी, इसलिए हम यहाँ भी इसको पढ़ते हैं, क्योंकि भारत का विस्तार जब उपमहाद्वीप में जब हम पढ़ते हैं तो यह पाकिस्तान भारत का ही एक अभिन्न अंग था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो डुरंड रेखा है अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में है, और कितने में खींची गई थी? तो 1893 में खींची गई थी। तो इस चीज़ को सन भी लिख लेंगे, और किनके बीच में है वो भी हो जाएगी, क्योंकि यह जो है जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन यहाँ से क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं इतिहास वाले पोर्शन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन से ऐसे देश हैं और किन राज्यों से अपने सीमा बनाते हैं, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले हम बांग्लादेश को देखते हैं। किसको देखते हैं? बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को इसलिए देखते हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और ये जो लगी हुई है 4097.2 किलोमीटर। ठीक है, 4097.7 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ये किन से देखने को मिलती है? आप लिखेंगे कि भारत की जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी होती है वह बांग्लादेश से लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? 4097.7 किलोमीटर तक लगी हुई है। और ये किससे क्या नाम है बांग्लादेश सीमा बनाता है, यहीं पर आप लिखते चलेंगे, मैं बताने चल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, उसके बाद देखिए देखते रहिए, यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपसे कौन कौन। तो यहाँ वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम, फिर उसके बाद असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। किसने भी लगाया है? 6 से लगता है इसकी सीमा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगी हुई है, कितनी लगी हुई है? 4097.7 किलोमीटर तक लगी हुई है। चीज़ों को आप यहाँ पे लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद इसी में जब हम चलते हैं तो भारत की जो सबसे, यही पे देखते हैं, सर्वाधिक सीमा लगी होती है। दूसरी जो सर्व सीमा लगी होती है सबसे कम, वो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगी होती है। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है वह कितनी लगी हुई है? तो 106 किलोमीटर ही लगी हुई है। और किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो POK क्षेत्र में लगी हुई है, अर्थात मैं आप यहाँ बनाया हूँ, यहीं पे लगी हुई है। ठीक है,
तो यह जो अगर पूछ देगा किस राज्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अफगानिस्तान पे सीमा बनाता है, तो पहले जब ये इनका दोनों का गठन नहीं हुआ था, दोनों राज्य जब एक ही हुआ करते थे, तो उस समय पूरे समग्र जम्मू और कश्मीर से लगी हुई सीमा थी। लेकिन वर्तमान में जब ये दोनों अलग यूटी बन गए हैं, ठीक है, तो अब वर्तमान में किससे लगी हुई है, तो लद्दाख से लगी हुई है। किससे लगी हुई है, लद्दाख से लगी हुई है। इस चीज़ों को लिख लेंगे। मैं दो चीज़ का डाटा दे दिया हूँ क्योंकि यह दोनों ज़्यादा और कम में है, इसलिए दोनों का डाटा लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, तीसरा चीन को देखते हैं। तो चीन यहाँ पर लद्दाख यहाँ पर से पोर्शन आया, जम्मू का रुक जाता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद आते हैं इधर, उत्तराखंड के बाद आते हैं आप इधर आइए, उत्तराखंड के बाद ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इतना से ये क्या लद्दाख अपनी सीमा बनाता है। इस चीज़ों को भी आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, चीन के बाद हम आते हैं, चीन हमने देख लिया। उसके बाद पाकिस्तान देखते हैं, चौथा पाकिस्तान देखते हैं। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे, इधर आइए देखिए, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कौन सा रखेंगे, इससे विचार लगता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये लद्दाख वाला भी ऐसा लगता है, क्या सा लद्दाख जो POK वाला ऐसा है, ये भी थोड़ा सा लगा हुआ है। उसके बाद चलते हैं आगे, तो हम उसका नेपाल देखते हैं। कौन सा देखते हैं, नेपाल देखते हैं, पांचवा। नेपाल जो देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है यूपी से ही कट के उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड। उसके बाद यूपी, बिहार और ये थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पे कोना में जाकर पश्चिम बंगाल का लगा हुआ है और सिक्किम का भी लगा हुआ है। तो आप लिखिए उत्तराखंड किससे टूट कर बना है, वो तो पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे आपको। तो ये यूपी से ही टूट कर बना हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, क्योंकि बिहार यूपी सटा हुआ है, वो भी तराई का इलाका से सटा हुआ है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा जो चिकन नेक वाला इलाका है वो भी हल्का सा सटा हुआ है। उसके बाद सिक्किम, तो अब लिख लिए होंगे। उसके बाद चलते हैं, नेपाल के बाद कौन सा आते हैं, तो नेपाल में म्यांमार आते हैं, म्यांमार आते हैं। म्यांमार को देखते हैं, म्यांमार में ये जो है अरुणाचल प्रदेश नीचे नागालैंड है। आप अपने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में इस चीज़ को देखते चलेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखने में छोटा टॉपिक है, समझ में तुरंत आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं, किसी एक को इस राज्य को इसमें से ऊपर से नीचे कर देगा, उसी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर वाला जो इलाका है, इसमें यही आपको बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, ये जो चारों हैं किससे लगे हुए हैं, म्यांमार से लगे हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए म्यांमार की राजधानी क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताना भूल गए थे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये त्रिपुरा वाला इलाका है, भारत का जो त्रिपुरा वाला इलाका है, वो किससे तीनों से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश तीनों, मतलब बांग्लादेश है इधर भी है और यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, यहाँ तक चला जाता है। ये भी हिस्सा इसका जो मिजोरम वाला जो ये पश्चिमी तट है मिजोरम का, ये भी क्या है, बांग्लादेश से लगा हुआ था। अर्थात यहाँ भी बांग्लादेश देखने को मिलता है, ऐसे पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ तक चला जाता है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, भूटान देखते हैं। भूटान में इसमें भूटान जो लगा हुआ है, भूटान एक सिक्किम से लगा हुआ है। उसके बाद सिक्किम, भूटान किससे लगा हुआ है, तो भूटान के बारे में देखते हैं, तो चीज़ों को समझते हैं। भूटान का जो ये चिकन नेक वाला इलाका है, यहाँ तक आ जाता है। कौन, ये क्या नाम है कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी 4 हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसका क्रम में देखते हैं कि सबसे बड़ा तटरेखा किससे लगी हुई है, तो उसको लगे हाथ इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर नीचे करके डाटा को बनाए थे और हम लोग लगे हाथ इसमें देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो तटरेखा लगी हुई है, जो तटरेखा कर रहे हैं, जिस देश के साथ जो सीमा लगी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद चीन है, चीन के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, अफगानिस्तान है,
ठीक है। तो ये सुविधा की दृष्टि से मैंने आपको वैसे पढ़ाया था, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को दोनों साथ कर लिया था। और उसके सारे जो नीचे आएंगे वो क्या नाम है कि वो एक क्रम में जो सर्वाधिक संख्या में जिससे लगे हुए जो राज्य बताया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत के 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। कितने? भारत के 9 राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। उस चीज़ों को समझ लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। आप देखिएगा, ठीक है। तो एक जो है गुजरात है, यहाँ पे आप देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ देखिएगा गोवा है, यहाँ पे देखिए कर्नाटक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ केरल है, केरल के बाद जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उड़ीसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या हैं? तटों पर स्थित है, ठीक है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटों पर स्थित हैं। और इसमें पूछेगा सबसे ज़्यादा तटरेखा वाले जो राज्य है, सबसे बड़ा तटरेखा वाला जो राज्य है उसका क्या नाम है? तो सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है। और कितना ये तटरेखा बनाता है? तो ये बनाता है 1600 किलोमीटर। कितना बनाता है? तो गुजरात जो बनाता है 1600 किलोमीटर तक बनाता है। और पूछ दे कि सबसे बड़ा तटरेखा में दे दे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों करके दे कि भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किसकी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। अगर राज्य देगा तो गुजरात बोलेंगे, अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दे देगा तो आप मारेंगे किसको? अंडमान निकोबार को, क्योंकि अंडमान निकोबार जो कि तटरेखा जो है 1912 है, ठीक है। 12 किलोमीटर है, 1912 किलोमीटर है, ठीक है। 1912 किलोमीटर नीचे लिख देंगे ये फ्लो बनाते हुए कि भारत की जो सबसे बड़ी तटरेखा है राज्यों में वो गुजरात की है। फिर नीचे लिख देंगे नोट करते हुए कि अगर भारत की राज्यों प्लस राज्य, ऐसे लिख देंगे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आप क्या करेंगे? उसमें सबसे बड़ी तटरेखा लिख देंगे कि अंडमान और निकोबार है, ठीक है। उस चीज को भी आप देख लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे भारत के किन किन तटों को किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उन तटों के अंदर कौन से उप तट हैं उनको बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। मैंने बताया कि जो ये तट है 9 जो हमारे राज्य हैं वो तटों पर अवस्थित हैं। तो उनमें से मैं बता रहा हूँ कि गुजरात से लेकर उत्तरी गोवा तक, ये गोवा का क्षेत्र है। उत्तरी गोवा का जो क्षेत्र जो तट है उसको हम किस तट के नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं कोंकण तट। क्या है? कोंकण तट। तो हम लिखेंगे कि गुजरात से लेकर उत्तरी गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे किस तट के नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे कोंकण तट। इसी कोंकण तट में हम देखते हैं बॉम्बे हाई को भी देखते हैं। इसी कोंकण तट में हम गुजरात के क्षेत्र में सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, इसी सौराष्ट्र वाला इलाका में क्या देखते हैं? काठियावाड़ का तट देखते हैं। कौन सा? काठियावाड़ का तट देखते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा काठियावाड़ का जो तट है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसी गुजरात वाले हिस्से में अवस्थित है। और किस तट का उपभाग है? तो बोलेंगे कोंकण तट का उपभाग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि काठियावाड़ तट जो है वो किस तट का उपभाग है? तो बोलेंगे कोंकण तट का क्या है? उपभाग है। इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो बॉम्बे हाई है, जो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, वो किस तट के अंतर्गत आती है? तो वह बोलेंगे कोंकण तट के अंतर्गत ही आती है, यहीं पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी गोवा से लेकर दक्षिणी कर्नाटक तक के जो क्षेत्र है उसको हम कन्नड़ तट बोलते हैं। कौन सा तट? कन्नड़ तट बोलते हैं। समझेंगे चीज़ों को भली भांति समझेंगे आप
कि जो आपका उत्तरी गोवा से लेकर दक्षिणी कर्नाटक तट को बोलते हैं कन्नड़ तट बोलते हैं। उसके बाद इसी के नीचे हम लिखेंगे कि दक्षिणी कर्नाटक से लेकर अर्थात मंगलोर से लेकर, ठीक है, केरल तक के तट को, दक्षिणी केरल तट को क्या बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कन्याकुमारी तक के तट को, यहाँ पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी बेसिकली तमिलनाडु का ही पार्ट है और ये सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यही है केरल से, मतलब केरल से लेकर उत्तरी केरल से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट होते हैं उसको मालाबार तट है। ये वही मालाबार तट है कि जब 1 जून को यहाँ पे मानसून आकर क्या आता है, टकराता है और खूब यहाँ पे वर्षा करता है। इसके बारे में भी जो आपको जो आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे जब मानसून के बारे में, तो आपको पूरी बातें बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं कन्याकुमारी के बाद जो तट है तमिलनाडु तक के जो तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। कौन बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो समझिए, कुछ समझने की कोशिश करिए, कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु जो तट है कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये वही कोरोमंडल तट है जब दक्षिण पूर्व मानसून, क्या उत्तर पूर्व मानसून जो है, उत्तर पूर्व जो मानसून जब लौटता है वर्षा करके, तो यहीं से आता है, इधर से आते हुए यहाँ पे क्या करता है, भयंकर क्या करता है, बारिश करता है। कब, तो यह ठंडी के मौसम में, कि कब ठंडी के मौसम में बारिश करता है। इसके बारे में जब भी पढ़ाया जाएगा, जब चैप्टर उसमें और ब्रीफ में बताया जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, अब इधर से हम ऐसे आए, अब ऊपर ऐसे चढ़ेंगे, तो ये कौन सा तट बता दिए, कोरोमंडल तट। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट में भी हमें 2 देखने को मिलते हैं। अगर छोटा सा मैं यहीं पे आउटलाइन मैप खींच देता हूँ आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग है, उत्तरी जो भाग है आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको तटीय, क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग है उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रायल सीमा तट। क्या बोलते हैं इसको, रायल सीमा तट। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उत्तरी सरकार तट के ही 2 उप तट हैं। क्या है, तटीय आंध्र प्रदेश को तटीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला दक्षिण हिस्सा है वह रायल सीमा के अंतर्गत है, मतलब रायल क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछा गया था कि रायल सीमा वाला क्षेत्र क्या तेलंगाना के हिस्से में चला गया है, या ऐसे पूछा था क्वेश्चन कि रायल सीमा का जो क्षेत्र है वो तेलंगाना में अवस्थित है। नहीं, तेलंगाना में अवस्थित नहीं है। रायल सीमा वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो अभी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही अवस्थित है। तेलंगाना का कोई भी ऐसा तट क्षेत्र नहीं है जो तटीय इलाका पर अवस्थित है, तटीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा का तट। उड़ीसा तट देखते हैं, तो उड़ीसा तट को जो हम जानते हैं उसको बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट है। उड़ीसा के क्षेत्र को किस तट के नाम जानते हैं, तो उत्कल तट के नाम जानते हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का तट। पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको वेंगी तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंगी तट बोलते हैं। मैं आपको बता दिया कि जो तट पर है वेंगी तट बोलते हैं। इस चीज़ों को समझेंगे। वेंगी, कहीं वेंगी लिखा होता है, कहीं वेंगा भी लिखा होता है, वेंगी तट या वेंगा तट, दोनों लिखा है। किसी बुक में वेंगी में पढ़े हैं, किसी में वेंगा भी लिखा हुआ मिला हुआ है, तो दोनों चीज़ को वेंगा तट। तो हमने बता दिया कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, फिर उसके बाद कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद मैंने बताया है उत्तरी सरकार उत्कल तट, फिर उसका वेंगी या वेंगा तट। मैं ये भी बताया हूँ कि किन तटों के उप तट हैं, ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप या काठियावाड़ तट, जो इसके ये वाला सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बॉम्बे हाईवे बताया कोंकण तट का हिस्सा है। फिर मैंने यहाँ पर बताया है कि आंध्र प्रदेश के को दो तटों के माध्यम से जाना जाता है। पहला तटीय आंध्र प्रदेश क्षेत्र या तटीय क्षेत्र, फिर उसके बाद रायल सीमा तट। रायल सीमा को आप यह नहीं आंकेंगे कि यह तेलंगाना का हिस्सा है, बल्कि ये जो हिस्सा है आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं।
फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये जो पूरा भारत के जो इलाका है, ठीक है, ये भारत के परिचय में देखते हैं जो पूरा भारत का जो इलाका है पूरा वाला, इसको 7 सिस्टर के नाम जानते हैं। क्या? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम जानते हैं। इन 7 सिस्टर में जो है वो सिक्किम काउंट नहीं किया जाता है। इस चीज़ को नोट किए रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिक्किम दे देगा और गलत हो जाएगा। तो 7 सिस्टर में जो बोल रहे हैं उस चीज़ों को लिखेंगे। 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? तो 7 सिस्टर में असम है, असम है, उसके बाद आपका मेघालय है, असम का मेघालय है, फिर ऐसे आ जाइए, असम का मेघालय है, उसके अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नागालैंड है, नागालैंड है, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर है, मणिपुर के बाद आपके आते हैं मिजोरम है, ठीक है, एक ये 6 हो गया, ठीक है, 6 है, और 7वां जो आपका है त्रिपुरा है, ठीक है। तो मैंने बताओ 7 सिस्टर के अंतर्गत जो है सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, इस चीज को कहीं नोट करके लिख देंगे कि सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है। 7 सिस्टर के अंतर्गत असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इस चीज़ों को आप यहाँ पे भी नोट कर लेंगे। उसके जब हम आगे आगे चलते हैं तो कुछ द्वीप समूह के बारे में जो चैनलों से अलग होते हैं उसको भी समझने का हम यही प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे द्वीप समूह हैं जो चैनलों के माध्यम से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस चीज़ को भी हम समझते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो द्वीप मैंने बताया था, जो द्वीप पढ़ा रहा था कि भारत में 2 इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जो द्वीप का नाम मैंने बताया था उसमें एक द्वीप का नाम बताया था अंडमान निकोबार और दूसरा द्वीप का बताया था लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप बताया था। तो भारत में जो ये वाला जो द्वीप है इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं और यह वाला जो द्वीप है इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने हायरार्की बनाया है, यहाँ पे 4 में द्वीप बनाया है, यहाँ पे 2 बनाया है। वैसे तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीपों का समूह है, ठीक है। जो परीक्षा उपयोगी द्वीप हैं उन्हीं को यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उनके बारे में हमको क्या जानकारी इकट्ठा करना है, क्या समझना है, इस चीज़ों को मैं समझते हैं, ठीक है। उसमें मैं देखता हूँ कि इसको जो बोलते हैं उत्तरी अंडमान बोलते हैं। चीज़ों को नोट करेंगे, ठीक है। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप है जिसको हम कोको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको द्वीप, कोको द्वीप। इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, कोको द्वीप। उत्तरी अंडमान के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये भी एक द्वीप बनाया हुआ हूँ। इस द्वीप का क्या नाम है? मध्य अंडमान। क्या नाम है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान द्वीप है। मध्य अंडमान के बाद जो ये द्वीप है उसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, यहीं पे गलती होती है क्योंकि उसके बाद भी एक अंडमान का द्वीप पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं छोटा अंडमान। क्या बोलते हैं? छोटा अंडमान। तो मैंने यही बताया हूं कि जो परीक्षा उपयोगी जो द्वीप हैं अंडमान के, उनको मैं बताने का प्रयास किया हूं कि इनके जो 4 द्वीप समूह हैं जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान भी इसको बोलते हैं, कहीं लिटिल अंडमान भी दे देगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब इन्हीं द्वीपों का जो सबसे महत्वपूर्ण फिगर है उस फिगरों को भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? सैडल पीक है, वो यहीं पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो पूछता है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक है, वो कहाँ पे अवस्थित है? तो बोलेंगे ये उत्तरी अंडमान में, ठीक है। उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में लगे यार कुछ और चोटियां हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एक चोटी का नाम है माउंट डिओबोली। माउंट डिओबोली है, वो यहाँ पे है। तो पूछ देगा माउंट डिओबोली कहाँ पे है? माउंट डिओ क्या है? माउंट डिओ क्या है? डिओबोली पूछ देगा। माउंट डिओबोली जो चोटी है वो किसकी है? तो मध्य अंडमान की है। उसके बाद एक चोटी का नाम है, एक का नाम है माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो, माउंट
कोयोबो, माउंट कोयोबो जो चोटी है वो पूछ देगा किसकी है, तो बोलेंगे दक्षिणी अंडमान की है, ये यहीं पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक चोटी का नाम पूछ देगा, उसका माउंट हैरियट, क्या नाम है, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट अगर पूछ देगा, माउंट हैरियट, तो वो अभी यहीं पे है, थोड़ा सा नीचे इसके, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो चोटियां बता रहा हूँ, चोटियों को आप जैसे बता रहा हूँ उसी तरह लिखते चलिएगा, क्योंकि ये उन्हीं का ये सही क्रम है। ठीक है, उसके बाद से मैं बताऊँ दक्षिणी अंडमान में 2 चोटियां मैं बताया है, एक बताया हूँ मैं माउंट कोयोबो, एक तो दूसरा बताया हूँ माउंट हैरियट। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, इसको अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, वो यहाँ पे देखने मिलता है, ग्रेट निकोबार में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है, मतलब लिटिल छोटा अंडमान में कोई चोटी नहीं है, ये 2 जो चोटी बताया हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नोट कराया हूँ। छोटा अंडमान में कोई चोटी नहीं है, ठीक है, लेकिन दक्षिणी अंडमान में 2 चोटियां हैं। ठीक है, उसके बाद माउंट थूलियर में बता रहा हूँ, कौन सा, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, जो माउंट थूलियर चोटी है वो कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है। तो मैंने यही बताया है कि जो चोटियां इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैं बताऊं जो चोटी है उसका नाम है सैडल पीक है, सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई मैंने नहीं बताया है 732 मीटर है। ठीक है, 732 मीटर है। तो जो 732 मीटर किसकी ऊंचाई चोटी है, तो सैडल पीक की है, और किस अंडमान के किस द्वीप समूह में है, तो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। फिर उसके बाद मैं बताऊं कि माउंट डियोबोली मध्य अंडमान में है। फिर मैं बताऊं माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में एक और बताऊं माउंट हैरियट। उसके बाद बताऊं ग्रेट निकोबार में, यह ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में यही चोटी है, पूर्वी माथे पे। ठीक है, ग्रेट निकोबार। उसके बाद इसको बोलते हैं कार निकोबार। आप समझ लीजिए, जो मैं पूरी चीज़ों को जो हायरार्की में लिखा हूँ, इस पूरे चीज़ों को आप समझ लेंगे। उसके मैं यही लिखा हूँ कि अंडमान निकोबार को चार जो मुख्य इसके द्वीप समूह हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। उसके बाद मैं बताया हूँ कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सीधे पर यहाँ पर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे लेता हूँ इंदिरा पॉइंट है, और ये अब डूब चुका है, तब ये डूब चुका है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ देगा तो इंदिरा पॉइंट है। कल जब मैं आपको अगला कल मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको जब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई जाएगी, तो उसमें सारी चीज़ों को एक बार भारत का परिचय में एक और मैं वीडियो लूंगा, उसमें सारी चीज़ें जो छूट गई होंगी वो सारी चीज़ों को उसमें डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे अंडमान निकोबार की जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मध्य अंडमान। तो लिखेंगे अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप, उसका नाम है मध्य अंडमान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसी उत्तरी अंडमान के, अब इस चीज को मिटा देते हैं, इसको अंडमान जो लिखा है इसको मिटा देते हैं। इसी मध्य अंडमान के ठीक इधर पूरब और नारकोंडम है। नारकोंडम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है या नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, ये नारकोंडम द्वीप है। ये पूछता है किसके ठीक सामने, पूरब में है, तो मध्य अंडमान के क्या है, सामने है। उसके बाद जो हम बताते हैं कि मैं बताऊं कोको द्वीप, तो कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का है, म्यांमार का है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट विलियर, वो दक्षिणी अंडमान पर क्या है, दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में जो है कौन चैनल है, दक्कन पास है। कौन सा है, दक्कन पास, दक्कन पास है। चीज़ों का फैक्ट है, इसको लिखते चलेंगे। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल है। पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ऑप्शन में छोटा अंडमान भी दे सकता है और कार निकोबार दे सकता है, नहीं तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, ये भी देता है। उसके बाद हम जब चलेंगे तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि
ये दो जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पूछता है चैनल कोको चैनल, पूछता है कोको चैनल किनको किनको अलग करता है। तो अभी तो देश ही पूछा है कोको स्ट्रेट, एक बार पूछा था तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे। पूछा था कोको द्वीप चैनल जो है वो किन दो देशों के बीच में है, तो म्यांमार और भारत के बीच में है, क्योंकि उत्तरी अंडमान जो है भारत का हिस्सा है, देश दिया था। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछ दे कि कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो म्यांमार बोल देंगे, या हो सकता है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाले चैनल का नाम पूछे कोको स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, आते हैं आगे चीजों को समझते हैं। मिटा देते हैं चीजों को, इसको मिटा देते हैं अंडमान निकोबार वाले द्वीप को। आप लिख, जितना सारी चीज़ों बताया हूँ वो सारी चीज़ों को आप अक्षर सा लिख लिए होंगे, मेरा यही मानना है कि, और जब चीज़ों को लिखेंगे तो आप देखेंगे कितना शानदार आपका नोट्स बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं लक्षद्वीप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लक्षद्वीप जो है हमारा ये है, ये अरब सागर में अवस्थित है, वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित था। लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसके नाम क्या है, कवरत्ती है। क्या नाम है, क्या नाम है, कवरत्ती है, कवरत्ती है। और लिखेंगे सबसे पहले कि जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती है। और लक्षद्वीप पे जो द्वीपों की जो संख्या है लक्षद्वीप पे वो कितनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं द्वीपों की जो पूरी द्वीपों की जो संख्या है, इसमें टोटल द्वीपों की संख्या है वो 36 द्वीप है। कितने हैं, 36 द्वीप है। 36 द्वीप में से जो 10 द्वीप सिर्फ हैं, उन्हीं 10 द्वीप पर ही क्या है, आम जनमानस रहती है। बाकी सारे जो द्वीप हैं वो निर्जन पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई रहता होता नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो लक्षद्वीप है वो हमारे किससे बने हुए हैं, तो ये मूंगा चट्टान से बनी हुई है, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्तियों से बनी हुई है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जो प्रवालों से क्या है, प्रवालों के रूप में जाना जाता है, या प्रवालों का वो घर है, तो आप बोलेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो लक्षद्वीप का 96% जो आबादी है लक्षद्वीप पर वो कौन सी है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो 96% है। और जो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो इसी केरल की भाषा मलयालम बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये केरल की भाषा मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है, उस अभ्यारण्य का नाम है पिट्टी द्वीप पर अवस्थित है, तो इसको पिट्टी अभ्यारण्य के बिना जानते हैं, पिट्टी अभ्यारण्य। इसी का एक द्वीप है पिट्टी द्वीप है लक्षद्वीप का, उसी लक्षद्वीप के द्वीप के भी नाम पर उस अभ्यारण्य का नाम पड़ गया है पिट्टी अभ्यारण्य। उसके यहाँ के जो लोग हैं वो कौन से व्यवसाय करते हैं उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। लक्षद्वीप के कौन से लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो मछली पकड़ने का व्यवसाय, और यहाँ पे नारियल की खेती की जाती है। नारियल की क्या की जाती है, नारियल की खेती की जाती है, अर्थात इनकी जो इकोनॉमी का जो फैक्टर है वो मछली और नारियल पर ही डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस द्वीप की, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। इस चीज को भी आप लिखते रहेंगे। तो जितनी तो तमाम चीजों को बताई गई हैं उस चीजों को अगर लिखे होंगे, मैंने यही बताया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कायवर्ती है, इसमें कुल 36 द्वीप हैं, इसमें 10 पर क्या है क्या लोग रहते हैं, बाकी सब निर्जन है। ये सब चीज़ों को बताया, सारी चीज़ों को आप लिखे होंगे। कुछ प्रमुख चैनल हैं, उन चैनलों को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप भली भांति सारी चीज़ों को जान चुके हैं। अब मैं अगर चैनल कोई बोलूँगा तो आप क्या नाम है कि अपने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में भी देखेंगे, उसको वहाँ पे आप उसको गोला करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, तो जो 8 डिग्री चैनल है यहीं पे एक देश है जिसका नाम मालदीव है। क्या नाम है, मालदीव। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं नीचे बना दिया हूँ, मालदीव है। जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के ही द्वीप मिनिकॉय को लग पड़ता है। ठीक है, तो कौन कुछ इसको मालदीव वर्सेस किसके, मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल किसको है, तो
मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। उसके बाद हम देखते हैं 9 डिग्री चैनल, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा चीज़ों से मिटा देते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल में बताया हूँ किसको, मालदीव देश है, हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का देश है, लक्षद्वीप का। ये क्वेश्चन पूछा है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, या मालदीव को लक्षद्वीप भी दे सकता है, तो गलत होगी, क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का ही क्या है, हिस्सा है। उसके बाद देता है 8-9 डिग्री चैनल, क्योंकि नीचे से ही हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, 9 डिग्री चैनल। तो ये मिनिकॉय को, जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का, उसको लक्षद्वीप से अलग करता है, एक लक्षद्वीप द्वीप है उससे अलग करने का प्रयास करता है। उसके बाद आपने 10 डिग्री चैनल बताया दिया कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के मध्य में है, अर्थात छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप में है। उसके बाद दक्कन पास के बारे में बताया हूँ, जो मैं दक्कन पास जो है वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में या छोटा अंडमान के बीच में है। इस चीज़ को भी आप लिखे होंगे। कोको स्टेट मैंने बताया है, जो कोको जो द्वीप है वो म्यांमार द्वीप है के अंतर्गत आता है। तो यह जो है भारत दे देगा या उत्तरी अंडमान दे देगा और म्यांमार देगा, उसके बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद पाक की खाड़ी जो है, यहाँ पर देखेंगे आप पाक की खाड़ी देखेंगे, तो पाक की जो खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। फिर आप देखिए तमिलनाडु श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भारत और श्रीलंका भी दे सकता है। चीज़ों को समझेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप जवाब देंगे। मन्नार की खाड़ी उसके बाद आता है, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में हमको देखने को मिलती है। तो इन सब भारत के परिचय में आज छोटा इतना ज़्यादा परिचय था, ठीक है। एक मैंने सोचा कि चीज़ों को आपसे बताया जाए। तो मैं कल जो है जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं, मैं चाहूँगा कि जो भारत का परिचय है उसको और बड़ा ना किया जाए, उसी में सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास किया गया है और किया जाएगा। और जो भी चीज़ें इसमें त्रुटियां हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे आप, और हमारी ऊर्जा के लिए आप फीडबैक जरूर देंगे। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।